अटलांटिक महासागर की धाराएं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो यूरोप और अफ्रीका प्राय महाद्वीप से लगती है। ठीक है, इसका जो पूर्वी सीमा है शांत महासागर, इसका अटलांटिक महासागर का, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट लगता है। ये पूर्वी सीमा है इसकी। पश्चिमी सीमा पे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर बीच में खुलता है। इसकी जो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ भी हम विषुवत रेखा में व्यापारिक पवनों के सहारे सबसे पहले एक धारा उत्पन्न होगी, उत्तरी अटलांटिक या फिर अटलांटिक महासागर की विषुवतीय धारा, जो कि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में दो धारा के रूप में फेमस हो जाएगी। दक्षिण में इसकी सीमा फिर वही है कि अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक सागर लग जाएगा। तो यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है और यहाँ पे आर्कटिक है, इनकी ये सीमाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा है, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा, यहाँ पे एक गिनी की खाड़ी है। ठीक है, गिनी की खाड़ी से धारा उत्पन्न होती है। ये धारा है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। ठीक, ये धारा आगे बढ़ करके कहाँ आई? ब्राजील के पूर्वी तट पे, जो कि तट से टकरा करके, अब तट की जो प्रकृति होगी उसी का ये अनुसरण करेंगे। तट से टकरा करके एक शाखा इसकी उत्तर की ओर मुड़ती है, इसी के तट को पकड़ करके, और यहीं पे युकाटन चैनल से होते हुए कहाँ जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, अब मैक्सिको की खाड़ी में ये जब पहुंचती है तो यहाँ से घूम घाम के जब एक सकरा सा रास्ता इसको मिलता है, फ्लोरिडा के दक्षिण में ये फ्लोरिडा की गर्म धारा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोरिडा की गर्म धारा, और फिर ऐसे निकल करके क्या करती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पकड़ के ये धारा उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। यहीं पे न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है यहाँ पे, और न्यू फाउंडलैंड के पास, और यहाँ पे एक लेब्राडोर सागर है। तो लेब्राडोर सागर से या लेब्राडोर पेनिनसुला से एक धारा निकल कर आती है, ठंडी धारा होती है, और वो यहीं न्यू फाउंडलैंड के पास इससे क्या होती है? टकरा जाती है। ये लेब्राडोर की ठंडी धारा है। और जब ये यहाँ पे टकराती है तो यहीं पे फिर फॉग और फिश की स्थिति बनती है, यानी कोहरे जैसे माहौल बन जाता है, और ठंडी गर्म धाराएं मिलने की वजह से कोहरा छाता है, और महासागरीय क्षेत्र में प्लैंकटन और जू प्लैंकटन का विकास होता है, फाइटोप्लैंकटन का विकास बहुत भारी मात्रा में होता है, जिसके कारण वहाँ पे मत्स्य जो है, मत्स्य का उत्पादन बढ़ जाता है। और परिणाम ये होता है कि ये मत्स्य उत्पादन में न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र जो है वो विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, अब ये लेब्राडोर की धारा जब ये गल्फ स्ट्रीम का रूप लेगी, क्योंकि यहाँ से गल्फ खाड़ी से निकलती है जब ये, तो यहीं पे इसको, इसके पूर्वी तट पे इन्हें गल्फ स्ट्रीम का नाम दिया गया, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये भी गर्म धारा। यहाँ 3 धाराएं हम देखे, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा ये भी गर्म है, फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, उसी धारा का नाम है। फिर लेब्राडोर की एक ठंडी धारा इससे मिलती है, और दोनों टकरा करके एक दिशा पकड़ती हैं, ये उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ पे ये पछुआ पवन के प्रभाव में
उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती हैं और इनका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर वही बात कि मैंने कहा था कि ड्रिफ्ट जो है वो क्या है, धारा का ही रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि धारा जो है करंट वो तट के सहारे आगे बढ़ती है और ड्रिफ्ट किसी तट के सहारे नहीं है। आप देख लीजिए बीचों बीच महासागर से आगे बढ़ रही है। जब ये ड्रिफ्ट आगे बढ़ रही होती है तो इसी समय अटलांटिक महासागर में क्या है, एक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक, और मध्य अटलांटिक कटक से ये धारा टकरा जाती है और फिर क्या होता है, दो भागों में बंट जाती है। जब भी किसी तट से टकराएंगी तो दो भागों में बटेंगी। तो यहाँ पे उच्चवच आ जाता है बीच में और यहीं से टकरा के इनकी दो शाखाएं बनती हैं। मध्य अटलांटिक कटक से टकरा करके एक ब्रांच इधर मुड़ जाता है और दूसरा जो है वो सीधा आगे बढ़ता है। जो इधर मुड़ता है इसी को बोलते हैं इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की गर्म धारा। ठीक है, अब ये जाती कहाँ, सीधा आर्कटिक सागर में पहुंच जाएगी और आर्कटिक सागर में जाके ठंडी हो जाएगी। यहीं पे आप देखेंगे ग्रीनलैंड है, यहां पे ग्रीनलैंड है और यहां पे आइसलैंड है। आर्कटिक सागर से एक धारा ग्रीनलैंड के पूर्व में निकलती है और वो आगे ऐसे बढ़ती हुई आ रही है और लेब्राडोर की ठंडी धारा से वो मिल जाती है। अब यहां पे क्या है, ये ग्रीनलैंड की ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। अब आप देखिए, एक शाखा ऐसे जा रही है जो गर्म है, एक शाखा ऐसे आ रही है जो ठंडी है। बीच में क्या बन रहा है, एक गायर बन रहा है कि नहीं, एक चक्र बन रहा है। तो जो ये चक्र बन रहा है यही है उपध्रुवीय गायर। इसकी दिशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक प्रशांत महासागर में हमने देखा था और एक अटलांटिक महासागर में यहां पे दिखाई दे रही है। दूसरा, इसकी जो दूसरी शाखा यहां यूरोप से टकराई, इसमें यूरोप के तट से टकरा करके इसकी एक ब्रांच उत्तर की ओर जाएगी। क्या नाम होगा इसका, जो उत्तर जाएगी यही बनेगी, नॉर्वे के पश्चिमी तट से आगे बढ़ेगी तो नॉर्वे की गर्म धारा। एक शाखा उत्तर जो गई है, दूसरी शाखा दक्षिण में आएगी और कनारी द्वीप से होते हुए कहां आएगी, गिनी की खाड़ी में फिर से उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाएगी और इस धारा का नाम क्या होगा, कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा। अच्छा, अब यहां पे नॉर्वे की गर्म क्यों है, कनारी की ठंडी क्यों है? कारण यह है कि जो ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो शाखा उत्तर में गई तो उत्तर में तापमान जल का और कम ही होगा इसकी अपेक्षा, इस धारा की अपेक्षा। अपेक्षाकृत इसका तापमान अधिक होने की वजह से ये गर्म धारा के रूप में वहां जानी जाती है। लेकिन जब ये दक्षिण लौटी तो दक्षिण में तो ऑलरेडी माहौल गर्म है, इसकी अपेक्षा ये 60 डिग्री से आ रही है तो ये ठंडी ही होंगी। कहाँ की अपेक्षा, इस क्षेत्र की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पे आते आते क्या इनका नाम पड़ गया कि ये ठंडी धारा, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कहेंगे, ये भाई ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत ना, क्योंकि ये उत्तर से आ रही है, तो ये कनारी की ठंडी धारा कही जाएगी। अब यहाँ जब ये उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल गई तो फिर आप देखें एक चक्र यहाँ फिर बन रहा है ऐसे करके, यही है उपोष्णकटिबंधीय गायर। एक गायर यहां भी बन रहा है, इसकी दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। यही सारगैसो सागर भी है, यही बिना तट का सागर है। इसके चारों ओर तट नहीं है बल्कि सागर की धाराएं चल रही हैं। सारगैसो सागर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की घास पाई जाती है जो शैवाल का ही एक प्रकार होता है। अब बात आती है कि फिर प्रशांत महासागर में 2 गायर हमने बनाया था तो वहां भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो अभी तक सिर्फ यहीं पे खोजा गया है इस घास को। जब उस क्षेत्र में भी अगर घास मिलेगी या कोई दूसरी घास मिलती है या कोई दूसरा प्राणी या जीव जंतु कुछ भी मिलेगा तो उसके नाम पर वहां का नामकरण किया जा सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल उत्तरी अटलांटिक में ही ये रिसर्च पूरा हुआ है कि यहाँ पे सारगैसम घास पाई जाती है। ये हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा सिस्टम। अब देख लेते हैं कि इसकी जो दूसरी शाखा है विषुवत रेखा के दक्षिण में, वो तो विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सी शाखा चलेगी, दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा। ये कैसी धारा होगी, गर्म होगी। ये ब्राजील के पूर्वी तट से टकराएगी
और दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी। इसकी एक शाखा उत्तर भी बढ़ेगी आगे, लेकिन उत्तर में चूंकि इस जल की एक राशि आ रही है और इस जल की दूसरी राशि जाएगी, ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए एक ऐसे मुड़ा और एक ऐसे, और ये दोनों टकरा करके वापस हो जाएंगी पीछे की तरफ, और यही प्रतिविस्वतीय धारा का रूप ले लेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो मैं एक शाखा के बारे में ही बताता हूँ, दूसरी शाखा के बारे में नहीं बोलता हूँ, तो दरअसल वो जो दूसरी जल राशि है वो क्या हो जाती है, वो प्रतिविस्वतीय धारा का रूप ले लेती है, इसीलिए वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ब्राजील के पूर्वी तट से टकरा के ये दक्षिण की ओर, ब्राजील के तट के सहारे सहारे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट है उसी का सहारा लेकर के दक्षिण में ये काफी दूरी तक आ जाती है। इसी को बोलते हैं ब्राजील की गर्म धारा है ये। ठीक है, तो ब्राजील की गर्म धारा के रूप में ये दक्षिण में आती हैं और यहीं पे ये टकराती हैं। एक धारा है फॉकलैंड की धारा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉकलैंड की धारा क्या है। दरअसल वो अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक वृत्त है, उसके चारों ओर चलने वाली ठंडी धारा है। ठीक है, जिसकी दिशा पश्चिम से क्या होती है, पूर्व होती है। तो यहाँ पर फॉकलैंड की धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, यहीं पे ये टकरा जाएगी। ये फॉकलैंड की ठंडी धारा है। और इससे टकराने के बाद में ये किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये पूर्व दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते समय इनका नाम क्या होगा, वही पर अंटार्कटिक ठंडी धारा, जिसकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा होगी। और ये अफ्रीका के दक्षिण में एक सी माउंटेन है, उस सी माउंटेन से टकरा करके दो शाखाओं में बटेंगी। इनकी एक शाखा तो सीधा अगुलहास की धारा के रूप में आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अगुलहास की धारा के रूप में ये आगे बढ़ जाएगी, हिंद महासागर में पहुंचेगी। लेकिन उसकी दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। तो एक ब्रांच हम हिंद महासागर में भेज दे रहे हैं और दूसरी ब्रांच पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे सहारे उत्तर में आकर के दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाती है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाती है बेंगुला की ठंडी धारा के रूप में। ये जो धारा है इसको बेंगुला की ठंडी धारा बोलते हैं, बेंगुला की ठंडी धारा के रूप में ये। अब ये दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल गई। ठीक है, यहाँ आते आते यही धारा दरअसल इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ आने के बाद में आगे बढ़ जाती है, यानी तब्दील हो जाती है, आप कह सकते हैं, या अपना रूप बदल लेती है। बेंगुला की धारा जब इस दिशा में बहने लगी तो उसके नाम पड़ गया दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो अब यहाँ भी एक गायर का निर्माण हो रहा है, ये देखिए, ये तो यहाँ एक उपोष्ण कटिबंधी क्या बन रहा है, गायर बन रहा है, गायर या चक्र। इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां भी उपध्रुवीय गायर नहीं बन रहा है जो कि यहां पे बन रहा है। तो कारण वही है कि यहाँ पे स्थलीय बाधा नहीं है, जिस वजह से ये जो परि अंटार्कटिक की ठंडी धारा है आगे बढ़ती जा रही है, कोई रोक नहीं रहा उसको। तो ये अटलांटिक महासागर का धारा सिस्टम है, आप इसे बना लीजिए।